नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएमएस सेकेंड ईयर अर्थात सेकेंड क्रॉप के बच्चों के पर्पज से चरक संहिता का सूत्र स्थान का जो 21वां चैप्टर अष्टोनिंदति अध्याय का जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देख रहे होंगे यहाँ पर दो टॉपिक हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो जब हम लोगों ने इस चैप्टर में अष्टोनिंदति अध्याय में मुख्य रूप से हम लोगों ने 8 निंदनीय पुरुष के बारे में हम लोगों ने शुरुआत में बात किया और उसमें भी हम लोगों ने बात किया कि जो अति स्थूल और अति कार्श के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया। अब बात करते हैं कि जो किसी व्यक्ति अति स्थूलता और अति कृशता मतलब कि ओबेसिटी और एमेसिएशन है ना, ये दो कंडीशन अगर किसी के साथ है, दो व्यक्ति हैं, एक अति स्थूल है एक अति कृश है, मान लीजिए, तो कौन अच्छा है? तो हेडिंग क्या है? स्थूल तथा कार्श पुरुष में अच्छा कौन है। मान लीजिए एक व्यक्ति अति स्थूल है एक व्यक्ति अति कृश है, तो दोनों में अच्छा कौन है? सबसे पहले बात करें कि दोनों अच्छे नहीं है, क्योंकि दोनों रोग से सदैव ग्रसित रहते हैं, रोग से पीड़ित रहते हैं, व्याधियों से ग्रस्त रहते हैं। लेकिन अगर बात करें हम लोग कि अगर दो ऑप्शन आपके पास है, एक अति स्थूल पुरुष है एक अति कृश पुरुष है, व्यक्ति है, तो इन दोनों में कौन अच्छा है? तो अब इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कौन अच्छा है। तो देखेंगे, पढ़ के देखते हैं और इसको समझते हैं बहुत ही आसानी से। देखेंगे, स्थौल्यम कार्से वरम कार्स्यम, स्थौल्य कार्से वरम कार्स्यम सम उपकरणो हितौ यद उभौ व्याधिर आगच्छेत स्थूलम एव अति पीड़ित। शायद श्लोक पढ़ने से बहुत क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अब इसको तोड़ तोड़ के बताते हैं, संधि विच्छेद करके बताते हैं। देखेंगे कि स्थौल्य कार्स में कौन अच्छा है, ये बात हम लोगों ने कही है। तो स्थौल्य कार्से, स्थौल्य और कार्स में, स्थौल्य कार्से मतलब स्थौल्य और कार्स में, स्थूल पुरुष और कृश पुरुष में वरम कार्स्यम श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है, अच्छा कौन है? कार्स व्यक्ति वरम है, कार्स व्यक्ति थोड़ा सा ठीक है, मतलब स्थूल पुरुष की तुलना में कार्स या कृश व्यक्ति वर होता है, मतलब श्रेष्ठ होता है। क्यों श्रेष्ठ होता है, क्यों अच्छा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सम उपकरणो हितो, अगर सम उपकरणो हितो यद उभौ व्याधिर आगच्छेत, अगर स्थूल पुरुष और कार्स पुरुष को, कृश पुरुष को, दोनों को एक ही रोग, कोई एक रोग हो जाए, जब दोनों लोग व्यक्तियों को कोई एक रोग हो जाएगा, तो उस कंडीशन में सम उपकरण हितो, सम उपकरण होने पर, चिकित्सा के समान साधन होने पर स्थूलम एव अति पीड़येत, अर्थात जो स्थूल व्यक्ति को वह व्याधि है, रोग है, अधिक पीड़ा देगी, कष्ट देगी, है ना। तो ये तो श्लोक हम लोगों ने श्लोक को एक्सप्लेन किया। तो देखेंगे चरक संहिता सूत्र स्थान का 21वें चैप्टर का श्लोक नंबर 17 है। ये तो बात चरक ने कही है। अब इसी को देखते हैं कि अब ये चीजें हम लोगों ने जो बोली है इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जो इसका मीनिंग है आप लोग को समझ आ दिया गया कि कैसे क्या है। बट देखेंगे कि अर्थात अति स्थूलता व अति कृशता में, इसका जो हिंदी मीनिंग है आपने समझ लिया है। अति स्थूलता व अति कृशता में कृशता अच्छी होती है, तो कृश व्यक्ति ज्यादा अच्छा होता है। तो क्यों अच्छा होता है, इसका भी रीजन दिया है। क्योंकि दोनों के पास चिकित्सा के समान अर्थात इक्वल, समान मतलब इक्वल साधन अर्थात इक्विपमेंट, चिकित्सा के जो इक्विपमेंट है अगर दोनों के पास समान है, हो जाए तो रहने पर भी यदि दोनों समान व्याधि से आक्रांत अर्थात पीड़ित हो जाएं, दोनों को एक ही व्याधि से ग्रसित हो जाएं और दोनों के पास चिकित्सा के साधन भी समान है, तो उस कंडीशन में वह व्याधि कृश की अपेक्षा, वह व्याधि कृश पुरुष की अपेक्षा स्थूल व्यक्ति या मनुष्य को अधिक कष्ट देने वाली होती है। तो यही बात तो हम लोगों ने यहाँ भी कही है। ये तो बात चरक ने कही है कि जो स्थूल और कृश में कृश व्यक्ति कार्श्यम वरम बोला गया है, वरम कार्श्यम बोला गया है, तो कृश व्यक्ति अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू स्थूल व्यक्ति। तो आपका ये जवाब मिल गया। यही बात वाग्भट ने बोली है, कार्श्यम एव वरम स्थौल्याद न ही स्थूलस्य भेषजम। तो कह रहा है कार्श्यम एव वरम, ये भी देखा है, कार्श जो होता है, कृश व्यक्ति जो होता है वर होता है अर्थात श्रेष्ठ होता है, स्थौल्याद स्थूल की तुलना में जो कार्श व्यक्ति होता है, कृश व्यक्ति होता है, वो श्रेष्ठ होता है। न ही स्थूल से भेषजम, और स्थूल व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा कृश होने के लिए मतलब भेषज नहीं होता, तो ऐसा वाग्भट बोल रहे हैं। तो उम्मीद है ये चीज तो समझ में आ गई होगी, ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया होगा।
अब आइए हम लोग सेकेंड बात करते हैं कि जो स्थूल व्यक्ति और कृश व्यक्ति का चिकित्सा सिद्धांत या चिकित्सा सूत्र क्या है। कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, चिकित्सा करने का सूत्र होगा, फार्मूला होगा। तो आचार्य चरक ने क्या क्या बताया इसके बारे में बात करेंगे। तो अति स्थौल्य तथा अति कार्श का चिकित्सा सूत्र या चिकित्सा सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो बच्चों, समझना बहुत जरूरी है। आप रट लोगे, रट के चले जाओगे, लेकिन वाइबा में जब आप भूलते हो ना, तो आपकी समझी हुई चीजें आपको हमेशा याद रहती है। और यहाँ ये सिर्फ फर्स्ट प्राप्त की बात नहीं है, या सेकंड प्राप्त की बात नहीं है, या फाइनल प्राप्त की बात नहीं है। असली परीक्षा तो आपकी नेक्स्ट एग्जाम में होने वाली है, या उसके आगे जब आप पीजी प्रिपरेशन करेंगे, एमडी एमएस की तैयारी करेंगे, तो फिर से आपको वो चीज पढ़नी है। इसका मतलब कि चीजें समझी हुई है, तो आपको आगे की प्रिपरेशंस के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो देखेंगे अति स्थूल तथा अति कार्श का चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा सिद्धांत क्या है। यहाँ पर दो श्लोक में बताया गया, दोनों का मीनिंग एक है। तो देखेंगे पहला श्लोक है चरक संहिता सूत्र स्थान का 16वां श्लोक है, दूसरा जो श्लोक है 20वां श्लोक है सूत्र 21 का ही। देखेंगे पहला श्लोक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सततम व्याधित वेताम अति स्थूल कृशो नर। तो जो अति स्थूल और अति कृश व्यक्ति होते हैं सतत व्याधि से पीड़ित होते हैं। सततम व्याधि वेताम अति स्थूल कृशो नर। अति स्थूल और अति कृश व्यक्ति सतत मतलब हमेशा व्याधि से पीड़ित होते हैं। ये तो बात हम लोग कहते ही आए हैं, इसीलिए तो निंदनीय पुरुष में रखे गए हैं, अष्ट निंदित पुरुष में रखे गए हैं। उसको देखेंगे सततम च उपायो कर्षणय वृहणय अपि। और हमेशा इनके लिए क्या उपाय करना चाहिए, कर्षण और वृहण। कर्षण और वृहण, तो कर्षण किसके लिए, कर्षण किसके लिए, स्थूल के लिए करना है, कर्षण स्थूल के करना है, वृहण किसे करना है, कृश व्यक्ति के लिए करना है। तो जो स्थूल व्यक्ति हैं, मोटे व्यक्ति हैं, उनके लिए कर्षण बताया गया है। जो कृश दुबले पतले व्यक्ति हैं उनके लिए वृहण बताया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने फिर देखेंगे ये इसका जो मीनिंग हम लोगों ने यहाँ लिख दिया हिंदी में, कि जो पहला पॉइंट था पहला श्लोक का यहाँ हो गया कि जो स्थूल व्यक्ति हैं उनको क्या करना है, स्थूल व्यक्ति हैं तो उनको दुबला पतला करना है, हेल्दी पर्सन लाना है, तो कर्षण करना है। कर्षण का मतलब उनको लघु आहार देंगे, या मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे वो दुबला पतला हो जाए, कर्षण क्रिया बोलते हैं। और कृष व्यक्ति को मोटा होने के लिए क्या करेंगे, वृहण चिकित्सा देंगे। दूसरा श्लोक देख रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। गुरु च अपतर्पणम च इष्ट स्थूला नाम कर्षणम प्रति, है ना, और कृषा नाम वृहणार्च लघु संतर्पणम च यत्। तो यहाँ पर देख रहे होंगे गुरु च अपतर्पण, जो मेन चिकित्सा सूत्र है गुरु अपतर्पण है। गुरु और अपतर्पण चिकित्सा है किसके लिए, स्थूला नाम कर्षणम प्रति, जो स्थूल व्यक्ति है उनके कर्षण के लिए। कर्षण का मतलब जो स्थूल व्यक्ति है, मोटे तगड़े व्यक्ति हैं, उनको दुबला पतला करना है, स्वस्थ पुरुष की श्रेणी में लाना है, तो कर्षण करना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, गुरु और अपतर्पण चिकित्सा करेंगे। गुरु आहार देंगे, साथ ही साथ उसको अपतर्पण विधि अपनाएंगे। और देखेंगे कृषा नाम वृहणा, जो कृष मतलब जो दुबले पतले व्यक्ति हैं उनके वृहण अर्थात मोटा करना है, हेल्दी पर्सन की श्रेणी में लाना है, तो उसके लिए लघु आहार के साथ साथ संतर्पण क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे स्थूल व्यक्ति के कर्षण हेतु, स्थूल व्यक्ति है, मोटा ताजा है, उसको दुबला पतला करना है, तो कर्षण मतलब पतला करने के लिए गुरु और अपतर्पण चिकित्सा। और जो कृष अर्थात दुबले पतले व्यक्ति है उनको क्या करना, वृहण करना, मोटा करना, खिला पिला कर खूब खिला पिला कर मोटा करना, तो उसके लिए लघु और संतर्पण चिकित्सा देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, आपसे पूछा जाएगा तो आपने बता दिया, तो यहाँ पर उठता है कि जो मोटे व्यक्ति हैं, जो स्थूल व्यक्ति हैं, उनके लिए गुरु आहार क्यों दे रहे हैं। जो मोटे व्यक्ति हैं अगर स्थूल आहार देंगे तो और तो वो मोटा होगा ना। आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए बच्चों, मैं जो बता रहा हूँ आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन उठना चाहिए। अगर नहीं उठता है तो उसको सुन लीजिए। अगर स्थूल व्यक्ति है, आपके प्रश्न आपसे वाइवा में पूछा जाएगा कि जो मोटे व्यक्ति हैं, स्थूल व्यक्ति हैं, उनकी चिकित्सा में गुरु और अपतर्पण बताया गया है, तो गुरु आहार देंगे तो और तो मोटा हो जाएगा। तो क्यों गुरु आहार दिया गया है, क्यों दिया गया है, तो इसके पीछे का लॉजिक समझिए, रीजन समझिए। हम लोगों ने जब पहले लेक्चर में पढ़ा था, जो स्थूल व्यक्ति होते हैं, स्थूल व्यक्ति में जठराग्नि प्रदीप्त होती है, स्थूल व्यक्ति के कोष्ठ में वात की वृद्धि होती है, वात की वृद्धि होती है, पता है ना।
और वात की वृद्धि होगा तो ये क्या करती है, जठराग्नि को बहुत तेजी से प्रदीप्त की रहेगी। जब जठराग्नि अर्थात जिस व्यक्ति की अग्नि बहुत प्रदीप्त है तो क्या उससे लघु आहार देंगे तो उसके शरीर को वो ऐसे ही जला के समाप्त कर देगी जैसे जंगल की आग जंगल को जलाकर नष्ट कर देती है। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्लियर कट बात किया है। अगर इस पॉइंट को समझना है तो पिछला लेक्चर देखना जरूरी है, जो सूत्र स्थान 21 का पहला लेक्चर है। इसलिए स्थूल व्यक्ति को गुरु आहार देते हैं, लघु आहार नहीं देते हैं और अवतर्पण चिकित्सा करते हैं। और देखेंगे तो इस तरह से हम लोगों ने ये आपके सामने ये लेक्चर कंप्लीट किया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।